गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बेटा आपने अपनी पढ़ाई चालू कर दी होगी और अब तो पढ़ाई ने अच्छा जोर भी पकड़ लिया होगा। आज हम लेकर आए बेटा एनसीईआरटी बुक क्लास 10th का जो चैप्टर हमारा 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। आज हम इस लेक्चर के द्वारा उस क्वेश्चन यानी कि हमारा जो चैप्टर है उसे क्या करने वाले, पूरा कंप्लीट करेंगे, है ना। स्टेप बाय स्टेप बेसिक्स भी आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट हमारा उसमें जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे उसे भी हम सॉल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हम इसी में क्या करने वाले, डिस्कस करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के सेशन की शुरुआत जो रहेगी बेटा हमारे एक मोटिवेशनल कोट के तरह रहेगी, जो कि है कि सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वो है जो आपको नींद नहीं आने देते। इसका मतलब ये होता है कि सपने वो नहीं है जो हम क्या कर रहे हैं, सोए हैं और बाकायदा हम देख रहे हैं, है ना। सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने ही ना दे, है ना। जैसे देखेंगे आप कि क्लास 10th बेटा कोई मंजिल नहीं है, लेकिन क्या है, एक मजबूत शुरुआत है, ठीक है ना। जो आज मेहनत करेगा कल वही चमकेगा, है ना। इसीलिए हमें हर दिन क्या करना है, हमारी तैयारी को डे बाय डे हमें क्या करना है, हमें पढ़ते रहना है, जिससे हमारा 10th बोर्ड में क्या हो, एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट हमें मिल सके, ठीक है। चलिए देखेंगे बेटा जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक में हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं आज के। तो हम देखने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब लीनियर इक्वेशन जो हमारी टू वेरिएबल्स के, उसके हम सारे ही कॉन्सेप्ट्स को देखने वाले हैं। सेकंड हम देखने वाले हैं कि इसकी जो ग्राफिकली मेथड होती है वो क्या होती है, और सेकेंडरी हमारा एल्जेब्रिक मेथड, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप कवर करने वाले हैं। इस हमारा जो बेटा एल्जेब्रिक इक्वेशन जो है उसमें हमें क्या पढ़ना है, हमें दो सारी चीजें पड़ेगी। कौन सी वाली बेटा, एक हमारा है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड और सेकंड हमें पढ़ना है कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। और ये दोनों ही मेथड जो बेटा हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन हमें आता ही आता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं कि रियल लाइफ वर्ड प्रॉब्लम्स, मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सेकंड हम देखेंगे कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम, मतलब जो हमारी लाइन होती है वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे होती है वो भी देखेंगे आप, और इसमें ही हम क्या करने वाले हैं, एग्जाम से लेके टिप्स भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर हम देखेंगे बेटा पहले लीनियर इक्वेशन की, लीनियर इक्वेशन होती क्या है। तो देखेंगे लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि एन इक्वेशन इन विच द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, वेरिएबल की 1 होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है ना। और उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है बेटा, उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा कैसा होगा, आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर कि a1x प्लस b1y प्लस c1, जो कि हमारा क्या, ये हमारा ये होता है बेटा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ये क्या है, आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है किसकी, टू वेरिएबल्स की, ठीक है ना। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल में 0। सेकेंड आपने एक रखा है क्योंकि आप यहाँ पर टू वेरिएबल्स के हमें इक्वेशन, टू इक्वेशंस पढ़ना है, इसलिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल में 0। जहां पर हमारे बेटा जो a b एंड c है ये क्या है हमारी, या तो हम इसे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं या तो हम इसे क्या बोलते हैं, रियल नंबर। अब बात ये आई कि जो कांस्टेंट टर्म होती है होती क्या है, तो कांस्टेंट टर्म बेटा एक ऐसी वैल्यू होती है जिसे हम इक्वेशन में कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि अगर आप कांस्टेंट टर्म को अगर क्या करेंगे, चेंज करेंगे, दैट मीन्स पूरी की पूरी इक्वेशन ही हमारी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। और एक्स और वाई जो है, एक्स और वाई बेटा हमारे क्या है, वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारे एनी अल्फाबेट्स होते हैं जिसे हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप x इज इक्वल p रख सकते हैं, y इज इक्वल q रख सकते हैं, x के प्लेस में आप k रख सकते हैं, y के प्लेस में आप z रख सकते हैं, जो भी आपका मन हो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, उसे पुट कर सकते हैं। इससे हमारी जो इक्वेशन होती है उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आई थिंक लीनियर इक्वेशन आपको क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं, जहां पर आप देखने वाले बेटा मेथड ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन। हमें कौन कौन सी मेथड पढ़ना है बेटा, इक्वेशन सॉल्विंग की 2 पढ़ना है, एक है ग्राफिकली मेथड, दूसरी कौन सी है, हमारी एल्जेब्रिक मेथड। अब जो बेटा ग्राफिकल मेथड है उसमें हमें क्या देखना है कि द लाइन में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। मतलब क्या बोल रहे हैं बेटा कि अगर कोई लाइन है और किसी पॉइंट पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो वो लाइन कैसी होगी बोलता है हमारी, उसके जो इक्वेशन कैसी होगी बोलता है, यूनिक इक्वेशन होगी, उसका यूनिक ही क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। और लाइन कैसी होगी बेटा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। मतलब आप देखेंगे इसका एग्जांपल, मान के चलिए एक लाइन आई,
ये हमारी एक लाइन आई बेटा, और हमारी जो सेकंड लाइन थी, वो देखेंगे यहाँ से आई, देखो ये हमारी क्या हो गई, सेकंड लाइन हो गई। इसने कहाँ पर इंटरसेक्ट किया बेटा, इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, ये पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था। ये वाला जो पॉइंट होगा, ये कौन सा पॉइंट होता है हमारा, ये होता है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट हमारा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अगर कभी भी दो लाइन एक दूसरे को क्या कर रही होगी, इंटरसेक्ट कर रही होगी, तो हम बोल देंगे कि लाइन कैसी है बेटा, कंसिस्टेंट है, और उसका जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन कैसे होने वाला है, आपका यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे सेकंड क्या है बेटा हमारा, कि द लाइन में बी पैरेलल, इन दिस केस द इक्वेशन नो सॉल्यूशन। और क्या बोल रहे हैं कि अगर बेटा दो लाइंस है और दोनों लाइन कैसी, पैरेलल है। पैरेलल है मतलब ये लाइन एक आ रही है, ठीक है ना, और ये लाइन एक जो है आगे की ओर बढ़ रही है, ठीक है ना। ये लाइन थोड़ी सी ज्यादा ही बेंड हो गई है। ठीक है, ये दो लाइंस हो गए बेटा। अब इनके बीच में जो गैप ऑफ डिफरेंस है, दोनों के बीच का जो क्या है आपका, ये जो डिफरेंस होगा, ये हमेशा कैसा रहेगा बेटा हमारा, ये डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर, एनी पॉइंट क्या होगा बेटा, नॉट अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। मतलब कि कभी भी किसी भी पॉइंट पर जाकर ये जो लाइंस है एक दूसरे को क्या नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मतलब काटने वाली नहीं है। तो इस कंडीशन में जो हमारी इक्वेशन होती है बेटा, इसकी क्या होता है, नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन कैसे हो गए, अरे भाई जब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी, मीट ही नहीं करेगी, तो वो कहीं पर जाके क्या ही कुछ फॉर्म करने वाली है। तो मतलब उसके सॉल्यूशन यहाँ पर क्या जाएंगे आपके, ये होने वाला बेटा हमारा नो सॉल्यूशन। और लाइन कैसी होती है इस समय, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। मतलब यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन देगी, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इनकंसिस्टेंट बोल सकते हैं। थर्ड है बेटा इसका कि द लाइन में बी कोइंसिडेंट, इन दिस केस द इक्वेशन हैव इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर क्या बोल रहा है कि बेटा कोई लाइन क्या है, कोइंसिडेंट है। अच्छा, कोइंसिडेंट का मतलब देखेंगे पहले तो, ये आपकी बेटा क्या हो गई, लाइन हो गई, ठीक है। अब हम इसी पर एक क्या करते हैं, कोइंसिडेंट लाइन करते हैं। जब देखेंगे आप, देखोगे हमने यहाँ पर बेटा दो लाइन को क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। ये एक लाइन हो गई हमारी, ठीक है ना, ये हमारी फर्स्ट लाइन हो गई, ये हमारी क्या हो गई, सेकंड लाइन हो गई। जब भी बेटा कोई दो लाइन एक दूसरे पर क्या हो, ओवरलैप हो, ये लाइन कैसे हमारे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप्ड है, ओवरलैप्ड मतलब एक के ऊपर एक ही लाइन हो, तो इस तरीके की लाइन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इस तरीके की जो लाइन होती है इसको हम कौन सी लाइन बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट, या तो हम इसे कोइंसाइड भी बोलते हैं। और इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, इक्वेशन के मेनी सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे कि अपन एक देखेंगे, हम इक्वेशन बनाते हैं कि 2x + 3y = 6। अब जैसे बेटा यहाँ पर क्या करेंगे आप, इफ लेट करते जाएंगे, अभी जैसे जैसे हम x की वैल्यू यहाँ पर क्या करेंगे, लेट की वैल्यू करते जाएंगे, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, हमें फाइंड होते जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि आप जितने बार x की वैल्यू लेट करोगे उतने बार आपको y की वैल्यू फाइंड होगी, जितने बार आप x की वैल्यू लेट करोगे उतने बार y की वैल्यू फाइंड होगी। इसी तरीके से जितनी बार y की वैल्यू लेट करेंगे उतने ही बार हमें क्या हो जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि अपन एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, अगर हम बेटा लेट कर लेते हैं कि x की वैल्यू 1, तो यहाँ पर क्या इक्वेशन बनने वाली, 2 × 1 प्लस 3y = 6। क्या हो जाएगा बेटा, 2 × 2 प्लस 3y = 6। इक्वेशन बन जाएगी बेटा 3y 6 - 2, तो 3y = कितना हो गया, 4। जब हम y की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कितनी हो गई बेटा, 4/3। y की वैल्यू 4/3 कब है, जब x की वैल्यू क्या है, 1 है। इसी तरीके से किसी और रियल नंबर के लिए भी वैल्यूज क्या होगी, चेंज होते जाएगी, है ना। इसका मतलब अगर लाइन बेटा क्या है, कोइंसाइड है, इसका मतलब क्या होगा कि आपकी जो इसका क्या होगा, मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और लाइन कैसी होगी हमारी इस समय भी कंसिस्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। देखेंगे यहाँ पर एक चार्ट दिया है बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, ये पेयर ऑफ लाइंस दिया है, ये रेशियोज दिए हैं 1/a2, b1/b2, c1/c2। कंपेयर द रेशियो, फिर देखना में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होने वाला है, और एलजेब्रिक उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होने वाला है। आप देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन लिया बेटा, x - 2y = 0, 3x + 4y - 20 = 0। जहां पर हमें मालूम है a की वैल्यू बेटा क्या हो गया, 1 हो जाएगी, b की वैल्यू है 3, तो क्या बन गया रेशियो, 1/3। इसी तरीके से -2/4, 0/a
20। तो हमारे पास देखेंगे कंपैरिजन क्या आया, कंपैरिजन ये आया बेटा कि जैसे ही हमने यहाँ पर क्या किया a1/a2 नॉट इक्वल है किसके b1/b2 के, जब स्टार्टिंग के दोनों रेशियो क्या हो जाए आपके नॉट इक्वल आ जाए, इसका मतलब क्या होता है लाइन कैसी होगी आपकी, तो लाइन जो होने वाली इस कंडीशन में, लाइन कौन सी होने वाली है आपकी, ये कौन सी लाइन होने वाली है हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। कौन सी लाइन होगी हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और यहाँ पर बेटा क्या होगा उसका यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है। यूनिक सॉल्यूशन होने वाला है मतलब कि क्वेश्चन का ओनली वन सॉल्यूशन होगा, इसका आंसर एक ही आने वाला है। सेकंड कंडीशन बेटा क्या हो गई, जब हमारे रेशियोज कैसे हैं, तीनों के तीनों रेशियोज कैसे इक्वल है, तो यहाँ पर लाइन कैसी हो रही, कोइंसिडेंट लाइन। अब कोइंसिडेंट लाइन मतलब कि a1/a2 मतलब लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या है, ओवरलैप्ड है। ओवरलैप्ड है तो उस समय बेटा जो हमारे सॉल्यूशन होने वाले कैसे होने वाले, इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, मतलब एक से अधिक इसके क्या होने वाले, सॉल्यूशन होने वाले। मतलब कि जैसे जैसे हम वेरिएबल्स की जैसे जैसे हम वेरिएबल्स की वैल्यू लेट करते जाएंगे वैसे वैसे ही हमें क्या हो जाएगा बेटा, वैल्यूज चेंज होते जाएगी, ठीक है ना। थर्ड हमारे पास क्या दिया कि जब रेशियोज क्या हो बेटा, स्टार्टिंग के टू रेशियोज तो इक्वल हो लेकिन थर्ड वाला रेशियो इक्वल ना हो, उस समय में जो लाइन होती है वो कैसी लाइन होगी, पैरेलल लाइंस होगी। और पैरेलल लाइंस है तो वहां पर क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। और इस समय में भी लाइन आपकी क्या हो जाती है बेटा, ये हमारी लाइन कैसी होती है यहाँ पर, इनकंसिस्टेंट लाइन होती है, ठीक है ना। आई थिंक यहाँ तक के पूरी आपको बेसिक्स क्या होगा बेटा, क्लियर होगा। अगर यहाँ तक के बेसिक्स क्लियर है तो नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे जो कि हमारा है एक्सरसाइज 3.1 है, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या बोल रहा है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, हमको क्या करना है बेटा, यहाँ पर लीनियर इक्वेशन बनाना है। हमारे पास जो इन्हें फॉलोइंग प्रॉब्लम्स यानी में जो प्रॉब्लम्स दी है इससे हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन बनाना है, ठीक है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से हम कर भी लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया है पढ़ते हैं कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। पहली बात तो उसने बोल दिया बेटा कि कौन सी क्लास के बच्चे हैं, तो 10th क्लास के बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, तो 10 स्टूडेंट्स हैं, है ना। और जो कि पार्टिसिपेट कहाँ कर रहे हैं, मैथमेटिक्स क्विज में, ठीक है ना। अब उसके आगे हमने पढ़े कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब ये बोल रहा है कि बेटा जो गर्ल्स होगी, जो नंबर ऑफ गर्ल्स है ये क्या है, तो 4 मोर देन है। 4 मोर देन है किससे, तो ये 4 मोर देन है किससे, नंबर ऑफ बॉयज से, यानी कि जितने भी लड़के होंगे उनसे 4 कौन है, ज्यादा कौन है उसकी, उस क्लास में लड़कियां है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें क्या करना है बेटा, हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स फाइंड करना है जिन्होंने इस क्विज में क्या किया, पार्टिसिपेट किया। अब हमारे पास है नहीं तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज जो है, नंबर ऑफ बॉयज कितने बेटा, x, और नंबर ऑफ गर्ल्स आप ले लोगे कितनी है, y। अब हमें मालूम है टोटल स्टूडेंट जो है, तो टोटल स्टूडेंट कितने, तो टोटल स्टूडेंट कैसे बनेंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल में क्या हो गया 10, इक्वेशन नंबर 5। सेकेंड क्या बोल रहा है बेटा उसने कि हमारे पास जो गर्ल्स है वो बॉयज से कितनी ज्यादा है, तो मोर देन 4 है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो बॉयज हैं इनसे ज्यादा कौन है बेटा, कि जो यहाँ पर जो हमारी कौन होगी, गर्ल्स होगी, ये क्या होगी, तो जो बॉयज है इनसे मोर देन है कितनी, 4। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो क्या आने वाला है, x को इधर ट्रांसफर कर लोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, y माइनस एक्स इज इक्वल में क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा, ठीक है ना। हमारे पास जो इक्वेशन दी है, फर्स्ट इक्वेशन इस हम इस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, y प्लस में x इज इक्वल में बेटा कितना है, 10 है। जब आप देखोगे x से x कट चुका तो यहाँ क्या हो गया बेटा 2y इज इक्वल में हो गया आपके पास 14। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 14 अपॉन में 2, मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई बेटा हमारे पास, y की वैल्यू आ गई 7, और जैसे ही y की वैल्यू 7 आएगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। मतलब नंबर ऑफ जो गर्ल्स है कितनी पार्टिसिपेट करी 7, और नंबर ऑफ बॉयज ने कितने ने पार्टिसिपेट किया, तो 3 बॉयज ने पार्टिसिपेट किया कहाँ पर, मैथमेटिक्स क्यूज में, ठीक है ना। उसके बाद बोल रहा है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ऑफ 46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 ऑफ पेन। मतलब इसमें ये बोल रहा है बेटा कि अगर
आपको कॉस्ट फाइंड करना है। कब? जब आपको 5 पेंसिल और 7 पेन्स की जो कॉस्ट है वो कितनी दी है आपको? 50 रुपीज दी है। अभी सिर्फ हम क्या करेंगे ना, इसमें इक्वेशन बना के छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने बेटा इसकी मेथड नहीं पढ़ी, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। जब हम सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम इन क्वेश्चंस को उन्हीं मेथड की हेल्प से क्या करने वाले? सॉल्व करने वाले। तो अपन पहले लेट कर लेते हैं। क्या लेट कर लेंगे हम? कि कॉस्ट ऑफ अ पेन और कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल। कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल कितने रुपीज है बेटा? 100 रुपीज है। और कॉस्ट ऑफ अ पेन जो होगी इसे हमने लेट कर लिया, कितने रुपीज है? 22 रुपीज है। अच्छा देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन जो बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन क्या बनने वाली फिर हमारी? जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनेगी कि 5 पेंसिल, तो बेटा 5 और पेंसिल कितनी है आपकी? x प्लस 7 पेन्स, तो 7 इंटू वाई का कॉस्ट कितना है बेटा? टोटल 50 रुपीज है। और सेकेंड इक्वेशन जो हमारी बनने वाली है उसको उसने क्या बोला कि 7 पेंसिल मतलब कि 7x प्लस 5 पेन्स मतलब कि 5 बाय इज इक्वल में कितना है बेटा उसका कॉस्ट? 46 है। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब जब बेटा हम इस क्वेश्चन को हम किसके थ्रू सॉल्व करने वाले? हम एलिमिनेशन या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। जब हम मेथड को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम इन क्वेश्चन को क्या करेंगे? फिर सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 upon a2 b1 upon b2 and c1 upon c2 find out whether the following pair of linear equation are consistent और inconsistent। मतलब आपको क्या करना है बेटा? पेयर को जो है आपको रेशियोज को कंपेयर करना है, और कंपेयर करने के बाद हमें क्या बताना है कि जो लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट होगी या नहीं होगी। तो पहले आप देखेंगे हमारे पास कंसिस्टेंट जो होने की शर्त है, कंसिस्टेंट होने की जो रूल है और जो इनकंसिस्टेंट की जो है, दोनों ही देख लो आप। कंसिस्टेंट होने के लिए बेटा कैसी लाइन? पहले तो लाइन होना चाहिए आपकी इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। लाइन कैसी होना चाहिए? इंटरसेक्टिंग होना चाहिए। और सेकंड क्या होना चाहिए बेटा? लाइन आपकी इंटरसेक्टिंग से कोइंसाइड होना चाहिए, ठीक है ना। और जो इनकंसिस्टेंट है उसके लिए क्या है कंडीशन? कि लाइन कैसी होना चाहिए? तो लाइन होना चाहिए आपकी पैरेलल होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे? रेशियोज को हम देखते हैं बेटा, पहले आइडेंटिफाई करते हैं उनको कि क्या आ रहा है। तो जब आप यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन देखोगे, फर्स्ट इक्वेशन जब वैल्यू फाइंड करने स्टार्ट करोगे तो a1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 5, b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस में 4, और c1 की वैल्यू हो जाएगी 8, ठीक है ना। इसी तरीके से जो a2 है, a2 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 7, b2 की वैल्यू हो जाएगी 6, और c2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस में 9। जब अपन रेशियो निकालेंगे तो हमें क्या करना है? a1 अपॉन में a2 करना है। तो देखेंगे अपन a1 अपॉन में a2 क्या हो जाएगा? 5 अपॉन में 7। अच्छा b1 अपॉन b2 क्या होने वाला है बेटा हमारा? तो b1 अपॉन b2 होने वाला है माइनस 4 अपॉन में 6, मतलब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये कितने बार जाने वाला है बेटा? 2 3 जा 6, मतलब इसकी वैल्यू जो रही माइनस 2 अपॉन में 3। अब हमने देखा बेटा कि जो 5 अपॉन में 7 है और जो माइनस 2 अपॉन में क्या है? 3 है, ये एक दूसरे की क्या है? ये है एक दूसरे के नॉट इक्वल। और हमने देखा है कि जब भी लाइन कैसी होती है? जब वही हमारे रेशियोज क्या हो? नॉट इक्वल हो। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, मतलब जहां पर दोनों लाइंस आकर क्या करेगी? मीट करेगी। मतलब अपन बोल सकते हैं कि लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। यहाँ पर लाइन क्या करने वाली बेटा? इंटरसेक्ट करने वाली। लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो हमारी कंडीशन क्या होती है? लाइंस कैसी होगी? कंसिस्टेंट होने वाली। ये कैसी होगी? ये आपकी कंसिस्टेंट होने वाली है ना। यहाँ पर आपका क्या जाएगा बेटा? कंसिस्टेंट होने वाली है। इसी तरीके से आप सेकंड वाला क्वेश्चन देखोगे, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? अब जब यहाँ से रेशियो कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू हो जाएगी बेटा 9, b1 की वैल्यू होगी 3, और c1 की वैल्यू हो जाने वाली हमें 12। इसी तरीके से a2 की वैल्यू है बेटा अपने पास 18, b2 की वैल्यू आप निकाल लेंगे 6, और c2 की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे आप? 24। मतलब यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि रेशियो क्या हुआ है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल में कितना बेटा? 9 अपॉन में 18। इसको जब आप करेंगे 9 1 जा 9 और 9 2 जा 18। इसी तरीके से b1 अपॉन जो b2 है ये क्या निकल रहा है? 3 अपॉन में 6, मतलब 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, मतलब ये भी 1/2 आ गया। इसी तरीके से c1 अपॉन में
C2 वो दिया बेटा 12/20, हो तो 1 तो ये भी 1/2। मतलब बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है कि 1/2 इक्वल है किसके 1/2 के, इक्वल है किसके 1/2 के। और जब आप देखेंगे कि जब तीनों ही रेशियोज हमारे कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, देखेंगे तीनों रेशियो जब हमारे इक्वल होते हैं तो हमारी लाइंस कैसी होती है, देखोगे आप, देखो कहाँ वाली बात आ गई, ये वाली बात आ गई कि तीनों ही रेशियो जब इक्वेशन हो मतलब लाइंस कैसी है आपकी, कोइंसिडेंट लाइन होती है। कैसी होती है बेटा उस समय हमारी लाइन, कोइंसिडेंट होती है ना। और कोइंसिडेंट में भी लाइन कैसी होती है हमारी, कंसिस्टेंट होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि लाइंस आर कोइंसिडेंट, लाइंस आर कोइंसिडेंट। और जब लाइंस बेटा कोइंसिडेंट होती है तब भी क्या बोलते हैं अपन इसको, कि लाइंस कैसी है आपकी, कंसिस्टेंट होगी। मतलब सेकंड क्वेश्चन भी हमारा क्या दिखाएगा, कंसिस्टेंसी दिखाने वाला है, ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। आप इसे चेक करेंगे कि बेटा 6/2 -3/1 और 9/2। तो जब आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा कि आप चेक कर पाएंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है कि हमारा फर्स्ट में तो जो रेशियो है A1/A2 है, ये इक्वल आ जाएगा बेटा किसके, B1/B2 के। और थर्ड वाला जो है ये इक्वल नहीं होगा C1/C2 के। मतलब तीनों ही कंडीशन ऐसी वाली आ जाए कि फर्स्ट वाले रेशियो इक्वल, लेकिन जस्ट सेकेंड वाला रेशियो अगर हमारा इक्वल ना हो तो लाइंस कैसी होती है, लाइंस होती है बेटा हमारी पैरेलल लाइंस होती है। और पैरेलल लाइंस क्या होती है आपकी, तो पैरेलल लाइंस आपकी क्या होती है, इनकंसिस्टेंट होती है। ये कैसी होती है बेटा, इनकंसिस्टेंट होगी। और पैरेलल लाइंस जब भी होती है तो क्या सॉल्यूशन होते हैं हमारे, तो हमारे होते हैं नो सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, ठीक है ना। उसके बाद आप फिर से क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हमें आप लोग इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। और सॉल्व करने के बाद देखेंगे कि कौन सी वाला जो आपका पेयर है वो कंसिस्टेंट होगा, कौन सा वाला पेयर इनकंसिस्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। और इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप जो इसका आंसर है वो क्या करेंगे, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी बेटा सेम वही क्वेश्चन दिया है, क्या वो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या करना है, चेक करना है। इसका भी आंसर आप कहाँ पर करेंगे, कमेंट में करेंगे। ये दोनों को ही आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर क्या करने वाले इसका, कमेंट करेंगे। कमेंट करने के बाद आप इसका आंसर बताएंगे, फिर अपन चेक करेंगे कैसा आंसर आ रहा है, ठीक है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारा जो फिफ्थ क्वेश्चन है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width, it's 36 मीटर। तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। आपको एक क्या दिया बेटा, रेक्टेंगुलर गार्डन दिया, जिसकी जो लेंथ है बोल रहा है उसकी जो लेंथ होगी वो क्या है, मोर देन है, 4 मोर देन है किससे, उसकी विड्थ से, है ना। और आपको क्या करना है, उसका पैरामीटर उसने दिया हुआ है, हाफ पैरामीटर क्या है। तो आपको अब क्या करना है, फाइंड करना है उसके जो डायमेंशंस होंगे। मतलब हमें लेंथ और विड्थ उसकी क्या करना है, फाइंड करना है। अब बेटा उसने हमें लेंथ का रिलेशन दिया है कि जो लेंथ है वो कितनी है, तो वो 4 मीटर मोर देन है। अब हम यहाँ पर 2 वेरिएबल्स में पढ़ रहे, तो हम क्या करेंगे, पहले लेट करेंगे। लेट कर लेंगे बेटा क्या, कि जो लेंथ है, लेंथ कितनी है, तो x मीटर, और विड्थ कितनी होगी, तो जो विड्थ होगी वो आपने ले लिया y मीटर, ठीक है ना। अब उसने जो रिलेशन दिया तो अपन दिखेंगे बाय द क्वेश्चन, देखो क्या दिया उसने रिलेशन, आप चेक करेंगे यहाँ पर। उसने हमें ये बोल रहा है बेटा कि हुज लेंथ, उसकी जो लेंथ होगी ये क्या होगी, 4 मोर देन होगी किसकी, उससे विड्थ से। तो रिलेशन क्या है बेटा, विड्थ से उसकी जो लेंथ है वो क्या है, 4 मोर देन है। मतलब जो लेंथ है ये क्या है, तो विड्थ से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी बेटा x माइनस वाई इज इक्वल में क्या बन जाएगी, 4। इसे हम इक्वेशन क्या दे लेते हैं, 5। सेकेंड उसने क्या बोला है कि बेटा जो हमारा जो हाफ पैरामीटर है वो कितना, 36 है। अच्छा हमें मालूम है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ बोल दो, विड्थ बोल दो, बात सेम है ना। अब हमारे पास जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 लेंथ कितनी है बेटा हमारी, तो लेंथ है हमारी x और विड्थ है हमारी y। और हमें जो हाफ पैरामीटर दिया है वो कितना दिया है, हाफ दिया है ना पैरामीटर। हाफ पैरामीटर कितना है आपका, हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इतना क्या है, 36 है, ठीक है ना। तो आपको दिया बेटा उसने यहाँ पर क्या दिया है, हाफ पैरामीटर दिया है, कितना दिया, जो कि 36 है। तो 36 का हाफ यानी कितना जाएगा हमारा पैरामीटर यहाँ पर, 70
वो हो जाएगा। जब हम इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 72/2 इज इक्वल में हो जाएगा x प्लस वाई। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बन गई बेटा, x प्लस वाई इज इक्वल में 36। अब ये इक्वेशंस को भी हम क्या करेंगे, बाद में सॉल्व करने वाले। जब हम क्या करने वाले बेटा, जब हम स्टार्ट करेंगे हमारा क्या, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है ना। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो लाइक करेंगे वीडियो को, सब्सक्राइब फ्यूचर क्रिएटर एकेडमी को, कमेंट तो करेंगे बेटा, और लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे चैनल को। ठीक है ना। और कनेक्ट रहेंगे। इसका जस्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज हुए 3.2 वो जल्दी इसी आपको प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।